नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेपनोवा चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ। तो दोस्तों, भारत लंबे समय से पेट्रोकेमिकल और विशेष रसायनों के लिए चीन पर काफ़ी निर्भर रहा है। कोविड-19 के बाद भी दुनिया ने महसूस किया है कि सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। तो यहीं से भारत ने अपने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य रखे। तो इसी दिशा में क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी है। किसको? भव्य रसायन योजना को। तो भारत में केमिकल इंडस्ट्री का महत्व है। तो यहाँ पर क्या है, दवा कंपनियाँ ही केमिकल का उपयोग करती हैं? नहीं, यहाँ पर क्या है, केमिकल उद्योग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? दवाओं में, कृषि में, प्लास्टिक में, पेंट में, कपड़ा उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, रक्षा उद्योग में, कॉस्मेटिक्स में। लगभग हर उद्योग में किसी न किसी रूप में केमिकल का उपयोग होता है। तो इस योजना के क्या उद्देश्य हैं? इस योजना के उद्देश्य हैं कि भारत को ग्लोबल केमिकल हब बनाना। आज चीन सबसे बड़ा केमिकल मैन्युफैक्चरर है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, आयात कम करना चाहता है। आज कई स्पेशलिटी केमिकल बाहर से आते हैं। अगर भारत में उत्पादन होगा तो इंपोर्ट घटेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी। एक्सपोर्ट बढ़ाना, भारत दुनिया को जो है वो केमिकल्स का क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। अब इस योजना का जो कुल बजट सरकार का है वो कितना है? 3030 करोड़, जिसमें 3000 करोड़ के 3 केमिकल पार्क हैं और 30 करोड़ का क्या है, प्रशासनिक व्यय है। तो जो योजना की अवधि है वो कब से कब तक है? 2026 से 27 और 30 से 31, यानी कि 5 वर्षों के लिए ये योजना। टोटल इसमें 3 मेगा केमिकल पार्क बनेंगे। कितने पार्क? 3 मेगा केमिकल पार्क। अब 3 इनको पार्कों को कैसे चुना जाएगा? तो प्रत्येक पार्क के लिए कम से कम 2000 एकड़ भूमि होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। अब राज्यों को क्या मिलेगा? तो केंद्र सरकार प्रत्येक पार्क के लिए 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी। बाकी राशि जो है राज्य सरकार और निजी निवेशकों द्वारा लगाई जाएगी। अब इसमें प्लग एंड प्ले मॉडल क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वर्ड है इसका। इसका अर्थ क्या है कि सरकार पहले से सड़क, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन, ड्रेनेज, कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट्स, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस, फिर उद्योग सीधे आकर उत्पादन शुरू करेंगे। तो इससे क्या है, एक तो समय बचेगा, दूसरा लागत घटेगी और तीसरा निवेश बढ़ेगा। इससे भारत को क्या होगा? रोजगार का लाभ होगा, निवेश बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और एमएसएमई को लाभ होगा, यानी कि जो छोटी कंपनियां हैं और बड़े उद्योगों की सप्लाई चेन से जुड़ेगी। चीन पर निर्भरता कम होगी। अब इसमें चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं? एक तो पर्यावरण प्रदूषण, जैसे केमिकल वेस्ट, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, जल की इसमें भारी आवश्यकता, भूमि का अधिग्रहण, क्योंकि 2000 एकड़ भूमि जुटाना इतना आसान नहीं होगा, और कुशल मानव संसाधन, स्किल वर्कफोर्स की आवश्यकता होगी। अब अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है मेंस में, तो आप इसको मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएम गति शक्ति योजना, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जोड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर। तो अभी क्या हुआ है कि कॉमनवेल्थ गेम जो कि स्कॉटलैंड में हो रहे हैं, उसमें भारत के लिए एक झटका लगा है। भारत के 2 जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार और तुलिका मान, इनको क्या कर दिया है, प्रतियोगिता से बाहर कर दिया है। तो अब उनको क्यों हटाया गया है? तो पहले तो हम कॉमनवेल्थ गेम जो हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स क्या हैं? उन देशों के बीच आयोजित बहु खेल प्रतियोगिताएं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे। तो इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में 2026 में ये होने हैं। तो भारत के 2 जूडो खिलाड़ियों को
प्रतियोगिता से बाहर कर दिया है। एक तो अरुण कुमार और तुलिका मान, ठीक है, ये दोनों जूडो को खिलाड़ी हैं। अब दोनों को जो है डोप टेस्ट में बाहर किया है। इनको तुलिका मान को वेरा बोर्ड्स रूल का उल्लंघन किया, यानी कि डोपिंग एजेंसी है जब परीक्षण करना चाहती थी तब खिलाड़ी ने अपने स्थान की सही जानकारी नहीं दी, और नियमों के अनुसार यदि निर्धारित अवधि में बार बार ऐसा होता है तो ये एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन माना जाता है। अब ये रूल क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को अपने प्रशिक्षण, यात्रा और रहने के स्थान की जानकारी पहले से देनी होती है ताकि बिना पूर्व सूचना के भी डोप टेस्ट किया जा सके। यदि खिलाड़ी बार बार उपलब्ध नहीं मिलता तो इसे भी नियम का उल्लंघन माना जाता है। अब ये दो इसमें एजेंसी आई हैं, नाडा और वाडा, इनके बारे में देख लेते हैं। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये क्या है? एक एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसका काम है खिलाड़ियों की डोपिंग की जांच कराना, प्रतिबंधित दबाव की निगरानी करना, खेलों में निष्पक्षता बनाए रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर 2005, और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में काम करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली, ठीक है। दूसरी एजेंसी है वाडा, ये है बर्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या है? बर्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसका जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। तो इसका काम क्या है कि प्रतिबंधित पदार्थों की सूची जारी करता है, सभी देशों के लिए एंटी डोपिंग मानक तय करता है और नाडा जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों के कार्य का मार्गदर्शन करता है। अब डोपिंग समझ लेते हैं। डोपिंग क्या है? तो प्रतिबंधित दबाव, हार्मोन, एस्टेरॉइड या अन्य पदार्थों का उपयोग कर खेल प्रदर्शन को कृत्रिम रूप से बढ़ाना। अब इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा समाप्त होती है, खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, देश की खेल छवि प्रभावित होती है। तो भारत के लिए इसका क्या महत्व है? एक तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खिलाड़ियों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, पदक जीतने की संभावनाएं कम होती है, और एंटी डोपिंग जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता बढ़ती है। अगली न्यूज़ है कारगिल विजय दिवस। तो 26 जुलाई को क्या है? भारत के सैन्य इतिहास का एक गौरवशाली दिन है। इसी दिन 1999 में क्या है? भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी और अपने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र दुश्मन के कब्जे से मुक्त कराए थे। इसी विजय की स्मृति में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो कारगिल कहाँ पर है? कारगिल जो है वो लद्दाख में स्थित एक पर्वतीय जिला है। ये LOC के निकट स्थित है और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ये पहले क्या था? लद्दाख जम्मू कश्मीर का भाग था। तो कारगिल युद्ध क्यों हुआ ये भी जानना जरूरी है। तो 1999 की सर्दियों में भारतीय सेना अत्यधिक ऊंचाई वाली कुछ चौकियों को मौसम के कारण अस्थायी रूप से खाली करती थी। इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने भारतीय सेना में घुसकर ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। तो उनका उद्देश्य था श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर निगरानी स्थापित करना, लद्दाख से भारत का संपर्क बाधित करना, कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारना। अब युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? मई 1999 में भारतीय सेना को घुसपैठ की जानकारियां मिली। इसके बाद भारत ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। ऑपरेशन विजय क्या है? इसमें आया एक ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय क्या है? भारतीय सेना का प्रमुख सैन्य अभियान था। तो जहां पर सभी घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र से बाहर निकाला गया और कब्जाई गई चोटियों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। इस अभियान में हमारे हजारों सैनिकों ने भाग लिया। अब ऑपरेशन एक सफ़ेद सागर चलता है, ऑप्स सफ़ेद सागर। इसमें क्या था? यह भारतीय वायुसेना का अभियान था। इसमें ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमला किया गया, भारतीय सेना को हवाई सहायता दी, और यह पहला अवसर था जब भारतीय वायुसेना ने इतनी ऊंचाई वाले क्षेत्र में बड़े स्तर पर अभियान चलाया था। ऑप्स तलवार, यह भारतीय नौसेना का था। तो 3 हैं, ऑप्स विजय ये सेना का, ऑप्स सफ़ेद सागर ये एयरफोर्स का, और ऑप्स तलवार ये नौसेना का। तो इसमें अरब सागर में पाकिस्तान पर समुद्री दबाव बनाया था। टाइगर हिल का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो युद्ध की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में टाइगर हिल और टोलो लिंग की लड़ाइयाँ थी। टाइगर हिल पर विजय ने युद्ध की दिशा
भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से बदल दी। अब इसमें जो प्रमुख वीर सैनिक थे वो एक कैप्टन विक्रम बत्रा थे, जिनको शहीद होने के बाद परमवीर चक्र मिला, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार। इनमें से योगेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार जीवित परमवीर चक्र विजेता हैं। अब युद्ध का परिणाम जो है वो 26 जुलाई 1999 को भारत ने सभी प्रमुख चोटियों पर पुनः कब्जा कर लिया। इसलिए हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो इस युद्ध में अधिकांश देशों ने LOC का सम्मान करने की बात कही और अमेरिका सहित कई देशों ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वह अपनी सेना और घुसपैठियों को वापस बुलाए। यह भारत की कूटनीतिक सफलता भी मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई। युद्ध कब हुआ था? 1999 में। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना ने चलाया था। ऑपरेशन सफ़ेद सागर भारतीय वायुसेना ने। ऑपरेशन तलवार भारतीय नौसेना ने। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। तो जो अगली न्यूज़ है वो है अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण दिवस। ये भी 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस दिवस की जो शुरुआत है वो यूनेस्को ने कब की थी? 2015 में। तो हर वर्ष 26 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को मैंग्रोव वनों के महत्व तथा उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना। अब क्या हर जो पेड़ है वो समुद्र के खारे पानी में उग सकता है? तो नहीं उग सकता। जो पेड़ समुद्र के तटीय क्षेत्र, नदी के मुहाने, ज्वारीय क्षेत्र तथा खारे या खारे मीठे मिश्रित पानी में उगते हैं उनको क्या बोला जाता है? मैंग्रोव। इसको दोबारा समझ लीजिए। समुद्र के तटीय क्षेत्रों, नदी के मुहानों, ज्वारीय क्षेत्रों तथा खारे या खारे मीठे मिश्रित पानी में जो उगते हैं उनको मैंग्रोव कहा जाता है। इनकी विशेषता होती है कि ये लवणीय यानी सैलाइन जल सहन करने की क्षमता रखते हैं। जड़ों का विशेष तंत्र जिससे दलदली भूमि में भी ऑक्सीजन मिलती है। एक तो ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरीके से विकसित होते हैं। अब इनकी विशेष अडेप्टेशन क्या है? एक तो इनका श्वसन मूल, यानी कि ये दलदली मिट्टी में ऑक्सीजन कम होती है उसमें भी रहते हैं, इसलिए मैंग्रोव की जड़ें मिट्टी से ऊपर निकलकर हवा से ऑक्सीजन लेती हैं। दूसरा, इनकी सहायक जड़ें तेज लहरों और दलदली भूमि में पेड़ को स्थिर रखती हैं। साल्ट टॉलरेंस, कुछ प्रजातियां अतिरिक्त नमक को पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाल देती हैं, जबकि कुछ जड़ों द्वारा नमक के प्रवेश को भी रोक देती हैं। अब मैंग्रोव का महत्व क्या है? तटीय सुरक्षा, सुनामी, चक्रवात और समुद्री तूफानों की ऊर्जा को कम करते हैं। 2004 की सुनामी में जहां मैंग्रोव अधिक थे वहां अपेक्षाकृत कम क्षति हुई थी। ब्लू कार्बन, मैंग्रोव कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ी मात्रा में अवशोषित कर अपने जैव भार और मिट्टी में लंबे समय तक संग्रहित करते हैं, इसलिए ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता, ये अनेक जीवों का आवास है, जैसे मछलियाँ, केकड़े, झींगे, मगरमच्छ, पक्षी। कई समुद्री जीवों की नर्सरी ग्राउंड्स भी यहीं होती हैं। स्थानीय आजीविका, मत्स्य पालन, शहद, लकड़ी तथा पर्यटन के माध्यम से लाखों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। तो जो भारत में मैंग्रोव हैं, भारत क्या है? विश्व के प्रमुख मैंग्रोव देशों में से एक है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो कहाँ पर है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। रॉयल बंगाल टाइगर का ये आवास है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एक है भितरकनिका, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। पिचावरम, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भारत के सबसे सुंदर मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। गोदावरी कृष्णा डेल्टा ये आंध्र प्रदेश में है। महानदी डेल्टा उड़ीसा में है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, भारत के कुल मैंग्रोव क्षेत्र का बड़ा भाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अब मैंग्रोव पर जो खतरे हैं वो क्या क्या हैं? एक तो तटीय शहरीकरण, बंदरगाह एवं औद्योगिक परियोजनाएं, झींगा पालन के लिए भूमि परिवर्तन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि। इनके संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं?
तो एक तो राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चला सकते हैं, नेशनल कोस्टल मिशन चला सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है रामसर कन्वेंशन बना हुआ है, यूनेस्को बना हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG 13, 14, 15। तो ये इसमें सभी कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इससे संबंधित जो है GS2 में आपसे इंटरनेशनल रिलेशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को रोमानिया के प्रतिष्ठित बुचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ द्वारा डॉक्टर ऑनरिस कॉजा की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। यह जो सम्मान है केवल किसी व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा, शिक्षा, लोकतंत्र और भारत रोमानिया संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। तो ये है क्या बेसिकली, तो ये जो है विश्वविद्यालय द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने समाज, शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, संस्कृति, मानवता के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो। यह शोध करने से मिलने वाली डिग्री नहीं है, ये ऑनररी डिग्री होती है। इसे शैक्षणिक उपलब्धि के साथ साथ सार्वजनिक योगदान के सम्मान के रूप में दिया जाता है। तो जो बुचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ है, यह रोमानिया का प्रमुख आर्थिक और प्रबंधन अध्ययन संस्थान है। इसकी स्थापना जो है वो 1913 में हुई थी। ठीक है, ये रोमानिया में है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल बिजनेस से संबंधित जो है स्पेशलिटी है। यह पूर्वी यूरोप के प्रतिष्ठित आर्थिक विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। ठीक है, तो आप मानचित्र में एक बार रोमानिया की सिचुएशन देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो स्थान है वैसे महाद्वीप में वो यूरोप में है। इसकी राजधानी क्या है, बुखारेस्ट। क्या है, बुखारेस्ट। पड़ोसी देश हैं इसके यूक्रेन, मोल्दोवा, हंगरी, सर्बिया और बुल्गारिया। इसके पास समुद्र पड़ता है, ब्लैक सी। अब भारत रोमानिया के संबंधों पर बात कर लेते हैं। तो शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और रोमानिया के संबंध काफ़ी मजबूत हैं। तो इस सम्मान का जो महत्व है वो भी भारत के लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि भारत की वैश्विक साख मजबूत होगी, भारतीय नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी, शिक्षा और अनुसंधान का सहयोग भी बढ़ेगा। अब इसमें राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, तो भारत संविधान के अनुसार राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं, विदेश यात्राओं के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। तो अगली न्यूज़ है, भारत सरकार रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए लगातार क्या कर रही है, निवेश कर रही है। तो इसी दिशा में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक में बल्लारी गुंतकल रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। ठीक है ना। तो इस परियोजना का उद्देश्य केवल एक नई रेल लाइन बनाना नहीं है, बल्कि रेल परिवहन की क्षमता, गति और माल ढुलाई को बढ़ाना है। परियोजना कहाँ पर है ये, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है ये, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब बल्लारी जो है वो कर्नाटक का स्टेशन है और गुंतकाल आंध्र का स्टेशन है। ये कर्नाटक का है या आंध्र का है। तो गुंतकाल दक्षिण भारत का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जहां से चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और विजयवाड़ा की ओर रेल मार्ग जुड़ते हैं। परियोजना की टोटल लंबाई कितनी है, 185 किलोमीटर। इसकी अनुमानित लागत है 3340 करोड़ और लगभग 4 साल के लिए 25 से लेकर 29 तक की निर्माण अवधि है इसकी। अब दोहरीकरण क्या है, तो एक समय में एक ही दिशा का यातायात दूसरी दिशा की गाड़ियों को इंतजार करना पड़ता है। रेल में भी यही स्थिति है। तो सिंगल लाइन से एक ट्रैक होता है, ट्रेनों को क्रॉसिंग करने के लिए रुकना पड़ता है, समय अधिक लगता है। डबल लाइन में क्या होगा, दो समानांतर ट्रैक बनेंगे, दोनों दिशाओं में एक साथ ट्रेनें चल सकती हैं, क्षमता और गति बढ़ेगी। ठीक है, तो माल ढुलाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि बल्लारी क्षेत्र क्या है, लौह अयस्क इस्पात उद्योग और खनन के लिए प्रसिद्ध है,
तो जिससे माल ढुलाई बढ़ेगी, यात्रियों की सुविधा होगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, आर्थिक विकास बढ़ेगा। अब पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में यही है कि सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, लॉजिस्टिक्स, इन सभी अवसंरचनाओं को एकीकृत करना। ठीक है, तो उससे इसको क्या मिलेगा, एक और अच्छे से अधिक तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लागत कितनी है, किन किन राज्यों में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो रोमानिया यात्रा के दौरान भारत और रोमानियों के बीच 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये समझौते जो है औपचारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच क्या है, पर्यावरण, डिजिटल तकनीक, शिक्षा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग का आधार है। ठीक है, तो एमओयू क्या होता है, एमओयू एक प्रकार की कानूनी संधि होती है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी दो देशों या संस्थाओं के बीच सहयोग का प्रारंभिक दस्तावेज। इसमें सहयोग के क्षेत्र और उद्देश्यों का उल्लेख होता है। ये सामान्यतः ट्रीटी की तरह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन भविष्य के सहयोग का मार्ग प्रशस्त करती है। अब पहला समझौता क्या है, पर्यावरण समझौता। इसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास और पर्यावरणीय तकनीकों का आदान प्रदान। दूसरा है डिजिटल प्रौद्योगिकी, यानी कि डिजिटल नवाचार, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अवसंरचना और ई गवर्नेंस। तीसरा है संस्कृति और शिक्षा, यानी कला, संस्कृति, उच्च शिक्षा, अनुसंधान, छात्र विनिमय और शैक्षणिक सहयोग। तो भारत की जो डिजिटल इंडिया पहल और रोमानिया की तकनीकी क्षमता मिलकर डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी। ठीक है ना। अब इनका जो व्यापक महत्व है, एक तो विदेश नीति पे पड़ेगा, शिक्षा पे पड़ेगा, विज्ञान तकनीक पे पड़ेगा, पर्यावरण और आर्थिक सहयोग में क्या होगी, वृद्धि होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। तो अगली न्यूज़ है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस जो है वो 27 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 जुलाई 1939 को। तो जब इसका क्या नाम था, पुराना नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, फिर इसका नाम 1949 में बदल के क्या रख दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1939 और 1949। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इनके वर्तमान महानिदेशक कौन है अभी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो आपको जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके डीजी के जो नाम हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, सीआरपीएफ का जो मुख्य काम है वो क्या है, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आतंकवादी विरोधी अभियानों में। ठीक है, ये जो है ना सीएपीएफ के अंडर में आती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी असम राइफल्स है। तो सीआरपीएफ का क्या काम है, बीएसएफ का क्या काम है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये आपको पता होना चाहिए, और इनका गठन कब हुआ था और इनके डीजी का क्या नाम था। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर्स थी। अब कल मिलते हैं हम नई इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।